Hello and welcome everyone. I am Santosh Baliga, and in this video lecture we are going to discuss about the topic of Law of Torts, which is a part of the subject JIGL in CS Executive. So without wasting any time, let's start off with the topic of Law of Torts. So let us first understand the meaning of tort. What actually is tort? Before that, just a small introduction. The tort is actually an French word. It is actually an French word, and it is derived from a Latin word which is called as tortum. Okay, so tort is basically a French word derived from a Latin word that is tortum. And in English law also we use the same word, that is tort, which is a French word. Okay, now what basically is tort? Tort is basically, in a very simple language, it is a civil wrong. It is a civil wrong. So once I say that it is a civil wrong, that means it is not a criminal wrong. Okay, so the definition of tort has been provided in the Limitation Act. Now you would say कि why sir ये Limitation Act में क्यों दिया है और ये अलग से एक्ट क्यों नहीं है tort का? तो tort का कोई ऐसा एक्ट नहीं है. ओके, सो टॉट इज़ लाइक एन कॉमन लॉ. सो जो भी जहाँ पे भी रेमेडी नहीं दिया हुआ है उस केस में इफ़ दोज थिंग्स फॉल्स अंडर सिविल रॉन्ग देन इट विल बी टेकन केयर अंडर द लॉ ऑफ टॉट्स. ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है. सो लॉ ऑफ टॉट क्या है कि इसका डेफिनेशन कहाँ पे दिया हुआ है? हमें लिमिटेशन एक्ट में दिया हुआ है. एंड अ कपल ऑफ ऑथर्स हैव ऑल्सो गिवन और जूरिस्ट हैव ऑल्सो गिवन डेफिनेशन ऑफ लॉ. विल गो थ्रू दैट इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ का जो सबसे पहला जो चीज़ हम लोग समझ रहे हैं वो क्या है कि सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 में दिया है कि टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग. इट इज़ अ सिविल रॉन्ग विच मीन्स इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल रॉन्ग. फर्स्ट पॉइंट. ओके, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है डेफिनेशन का? विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. देखो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है इसके लिए अलग से कमर्शियल लॉज ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया. देर आर many commercial laws which have already been created for a specific purpose of giving remedies for breach of contract, breach of trust एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो टॉर्ट का डेफिनेशन में ये दिया है कि टॉर्ट जो है वो क्या है, एक सिविल रॉन्ग है, लेकिन वो एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और एक्सक्लूसिवली वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है. इसका मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ही रहेगा खाली उस रॉन्ग में, उस सिविल रॉन्ग में. दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ टॉर्ट. इससे हमें एक बात समझ में आ जाती है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, लेकिन सारे सिविल रॉन्ग्स क्या है, टॉर्ट नहीं है. सो tort is a civil wrong, but every civil wrong is not a tort. Okay, so this is a definition that we have to remember. Section 2 clause M of Limitation Act 1963. ओके, ये सबसे पहला चीज़. अच्छा, हमको ये तो समझ में आ गया कि ये क्या है, सिविल रॉन्ग है. अब एक थोड़ा सा हम ये भी समझते हैं कि रॉन्ग्स किस टाइप के होते हैं. सो रॉन्ग्स देखिए बेसिकली किस टाइप के होता है. एक तो होता है सिविल रॉन्ग और दूसरा होता है क्रिमिनल रॉन्ग. ओके, जो सिविल रॉन्ग्स है उसके बारे में हमें इट हैज़ बिन प्रोवाइडेड इन दी वेरियस कमर्शियल एक्ट्स विच आर देयर इन द इंडियन पार्लेंस. वेरएज इन क्रिमिनल रॉन्ग्स BNSS and there are specific acts which are there which are providing punishments. यहाँ पे क्या दिया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा फॉर एनी काइंड ऑफ एन एक्ट. ओके, दूसरा चीज़ ये एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. सो वन थिंग इज़ दैट यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्रिमिनल रॉन्ग के केसेस में पनिशमेंट्स होगा. ओके, विच हैज़ बिन प्रोवाइडेड इन द BNS और द प्रोसीजर हैज़ बिन प्रोवाइडेड इन द BNSS. एट द सेम टाइम यहाँ पे जो भी क्रिमिनल रॉन्ग है वो रॉन्ग जो है वो अगेंस्ट द सोसाइटी है, अगेंस्ट द सोसाइटी है. तो क्रिमिनल रॉन्ग्स आर अगेंस्ट द सोसाइटी, whereas civil wrongs are such which are against an person. ठीक है, it is against an person. So this we have to remember. Okay, now civil wrongs के लिए हमारा अभी यहाँ पे जो फोकस है वो खाली सिविल रॉन्ग्स के ऊपर है. सिविल रॉन्ग्स में भी वी आर ओनली लुकिंग एट द टॉर्चियस लाइबिलिटीज़ और टॉर्ट जो ये टॉपिक है उसी को हमें यहाँ पे समझना है. ओके, सो वेरियस सिविल कमर्शियल लॉज में, कमर्शियल एक्ट्स में दिया हुआ है अबाउट सिविल रॉन्ग्स. बट जो सिविल रॉन्ग्स है
दोज आर बेसिकली दे हैव टू बी लीगल रॉन्ग्स, मतलब कोई भी ऐसे ही रॉन्ग मॉरल रॉन्ग्स वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग किसी ना किसी लीगल रॉन्ग के बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम लोग सिविल रॉन्ग के बारे में बात करते हैं तो उसमें भी 4 टाइप्स हम देखते हैं। वन इज़ a tort which we are going to learn in this particular video lecture. Then there is breach of contract जो कि हमें कवर कर दिया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ओके। देन देर आर अदर लॉज विच आर कवरिंग अबाउट द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट and breach of equitable obligation, but this is not the point of focus for us in this particular chapter. Our focus will remain in the tort. Okay, tort कब होगा? Only when there is a legal injury. ये कैसे wrongs होने चाहिए? Legal wrongs होने चाहिए. Okay, I will discuss all these things going forward in this lecture in detail, where with examples also, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी. आगे हम बढ़ते हैं. सैलमन ने डिफाइन किया है tort as a civil wrong for which remedy is a common law. So as I said, tort के लिए अलग से कोई एक्ट क्रिएट नहीं किया गया है. टॉट क्या है? बेसिकली एक कॉमन लॉ करके हम बोल सकते हैं, जिसका रेमेडी कहीं पे भी दूसरे सिविल लॉस में नहीं है, दूसरे कमर्शियल लॉस में नहीं है, तो आपको उन चीज़ों के लिए कॉमन लॉ की तरफ बढ़ना पड़ता है, और टॉट उनमें से एक कॉमन लॉ है. ओके, सो सिविल रॉन्ग है जिसके लिए एक रेमेडी दिया गया है. जो रेमेडी क्या है? एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. अब ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है ये भी हम समझेंगे आगे जाके, लेकिन इतना मैं कह देता हूँ, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब क्या है? अनअसर्टेंड बोलिए या नॉट प्री डिटरमाइंड. सो पार्टीज ने पहले से डिटरमाइन करके नहीं रखा है, इसीलिए उनको क्या उस पर्टिकुलर डैमेजेस को क्या कहा जाता है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. जैसे कि कोई एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज में ही क्लियरली देता है कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है कोई भी पार्टी, इन दैट केस से फॉर एग्जांपल कि दैट पार्टी विल पे अ पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपीज़. नाउ दिस 5 लाख रुपीज़ इज अ फिक्स्ड अमाउंट विच इज पेड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज नोन एज लिक्विडेटेड डैमेजेस. ओके, दिस इज नोन एज लिक्विडेटेड डैमेजेस बिकॉज इट इज़ फिक्स्ड, इट इज़ प्री डिटरमाइंड. बट हम यहाँ पे टॉर्ट में किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे टॉर्ट में बात कर रहे हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में. ओके, दिस पार्ट इज क्लियर. नाउ आगे वो वही चीज़ जो हमें सेक्शन 2 क्लॉज M ऑफ लिमिटेशन एक्ट में दिया था, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट करते हैं सैलमन, और वो बोलते हैं विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ इक्विटेबल ऑब्लिगेशन. ओके, ये पार्ट हमको क्लियर हो चुका है. आई विल जस्ट रिमूव दिस, आई हैव रॉन्गली पुट इट ओवर हियर. ओके, सो टॉर्ट के बारे में अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया, इसमें हमें यही समझा कि टॉर्ट क्या है. टॉर्ट बेसिकली एक सिविल रॉन्ग है. इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल रॉन्ग. इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल रॉन्ग. सबसे पहले तो ये चीज़ है. सेकेंड चीज़ क्या है कि इट इज़ अ सिविल रॉन्ग. एवरी सिविल रॉन्ग इज़ नॉट अ टॉर्ट. एवरी सिविल रॉन्ग इज़ नॉट अ टॉर्ट, बट टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग. ओके, इट इज़ अ सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. तो एक्सक्लूसिवली कोई अगर एक्ट है जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, इन दैट केस हमें उसे टॉर्ट करके क्लासीफाई नहीं करेंगे, उसके लिए अलग रेमेडीज़ दिया हुआ है. लेकिन अगर टॉर्ट करके हम क्लासीफाई करते हैं तो उसका रिड्रेसेबिलिटी क्या है? रिड्रेसेबिलिटी है उसका एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, और उसमें रेमेडी हमें क्या मिलता है? रेमेडी हमेशा कॉम्पेंसेशन ही मिलेगा, कोई पनिशमेंट नहीं होगा इसमें. ओके, सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली टॉर्ट इज. टॉर्ट में जब भी आप एक्शन लेते हो तो आप किसके लिए कर रहे हो? आपको उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेशन मिलना है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर समझिए आप बाइक चला रहे हो और गलती से आपने क्या कर दिया, किसी पर्सन को वो बाइक ठोक दिया. जैसे कि आपने एक छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, माइनर एक्सीडेंट हो गया, एंड इन दैट एक्सीडेंट सामने वाला जो पर्सन है जिसको आपने ठोका है गाड़ी, उसको क्या हो गया है? कुछ ना कुछ इंजरी हुआ है. अब उसका जो दवा वगैरह है, उसका जो मेडिकेशन एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस आपको बेयर करना पड़ेगा. दैट इज़ द कॉम्पेंसेशन दैट यू विल हैव टू पे टू हिम. सो दिस इज़ ऑल्सो कमिंग अंडर अ टॉर्ट. ओके, ऑल्दो आप बोलोगे कि मेरा कुछ इसमें फॉल्ट नहीं था, स्टिल बेसिकली क्या होगा? ये जो इंजरी हुआ है सामने वाले पर्सन के लिए, इसके बेसिस पे आपको क्या देना पड़ेगा? कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल.
ऑफ कॉम्पेंसेशन दैट इज प्रोवाइडेड। अच्छा, कॉम्पेंसेशन कितना होगा, ये प्री डिटरमाइंड तो नहीं होगा, प्री डिटरमाइंड पहले से तो हमने डिटरमाइंड नहीं कर दिया कि भाई हमारा एक्सीडेंट होगा तो हमने क्या करेंगे इतना, तो हमको तो पता भी नहीं है ना कि ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट है। ओके, हैंस इट इज़ अनलिक्विडेटेड। ओके, एंड जब भी वो एक्सीडेंट होता है तो हमें नहीं पता कि कितना का खर्चा होगा, वो डिपेंड करता है कि वो पर्सन का रिकवरी कैसा है, वो पर्सन का इंजरी कैसा है, और मेडिकल एक्सपेंसेस कितना होने वाला है। ओके, सो डैमेजेस के बारे में एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ये जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड के बारे में। लिक्विडेटेड डैमेजेस कैसे होते हैं, प्री डिटरमाइंड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कैसे होते हैं, नॉट डिसाइडेड बाय पार्टीज बिफोर हैंड। सो इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा डिस्कशन आई होप हो चुका है, और एंड आई होप कि आपको ये समझ में भी आ चुका है। सो टॉर्ट का एक बैकग्राउंड हो गया हमारा। ओके, सो अभी क्या है, टॉर्ट के बारे में हम लोग अभी क्या सीखेंगे कि जनरल कंडीशंस क्या है फॉर टॉर्चियस लायबिलिटी। ओके, जनरल व्हाट आर द जनरल कंडीशंस फॉर टॉर्चियस लायबिलिटी। अगर मैं मॉड्यूल की तरफ देखूँ तो देखो मॉड्यूल में मैंने क्या क्या कवर कर दिया है अभी तक। तो ये जो पार्ट है मॉड्यूल का, ये हम लोग कवर कर चुके हैं। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, दिस पार्ट वी हैव कवर्ड, दिस पार्ट वी हैव कवर्ड, एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट वी हैव कवर्ड, damages we have covered, liquidated unliquidated damages also we have covered. अच्छा, यहाँ पे कुछ केस लॉ दिया है, लेट अस गो थ्रू दैट केस लॉज ऑल्सो फॉर दिस चैप्टर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। केस लॉज थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो रीड ऑल द केस लॉज एंड देयर इज अ हाई लाइकलीहुड कि जो भी केस स्टडीज़ आपको एग्जाम में आएगा वो हो सकता है काफ़ी अच्छा चांसेस है कि जो केस लॉज या एग्जाम्पल्स आपको इस चैप्टर में मॉड्यूल में दिया है उसी में से आ जाए। ओके, सो मॉड्यूल में से कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। तो केस लॉ में क्या दिया है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे केस लॉ दिया है जय लक्ष्मी सॉल्ट वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें क्या दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बताया कि ट्रूली स्पीकिंग एंटायर लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज फाउंडेड एंड स्ट्रक्चर्ड ऑन मोरालिटी, फाउंडेड एंड स्ट्रक्चर्ड ऑन मोरालिटी, लेट मी गेट द रेड पेन, हाँ, दैट नो वन हैज़ अ राइट टू इंज्योर और हार्म अदर्स इंटेंशनली और इवन इनोसेंटली। तो इसका मतलब यहाँ से देखो एक बार फिर से हम पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जय लक्ष्मी सॉल्ट वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में ये जजमेंट में ये कहा है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज फाउंडेड एंड स्ट्रक्चर्ड ऑन मोरालिटी, दैट नो वन हैज़ अ राइट टू इंज्योर और हार्म अदर्स, चाहे वो इंटेंशनली हो या वो इनोसेंटली हो। आपने जब बाइक किसी को ठोका तो वो इंटेंशनल था क्या, नहीं था, वो कैसा था, इनोसेंट एक्ट था आपका हो सकता है नेग्लिजेंस भी हो जाए उसमें, ठीक है ना, पॉसिबल है, तो बट इट वाज नॉट इंटेंशनल। लेकिन टॉर्ट में आपका इंटेंशन इज़ नॉट व्हाट इज मैटर्स। ओके, आपने चाहे इंटेंशनली किया हो चाहे आपने इनोसेंटली किया हो, अगर सामने वाले पर्सन को हार्म हुआ है, सामने वाले पर्सन का लीगल राइट इंजर हुआ है या वॉयलेट हुआ है या इन्फ्रिंज हुआ है, इन दैट केस क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ टॉर्ट विल गेट एप्लीकेबल ओवर देयर। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये वाला केस लॉ समझ में आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ है, तो इसको पढ़ के जाना है, इसको मैं इंपॉर्टेंट करके यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ओके, इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, लेट अस गो थ्रू द एग्जांपल्स। एन एक्शन अगेंस्ट रेलवे कंपनी फॉर लॉस ऑफ गुड्स इन कैरेज इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो समझो आपने रेलवे कंपनी को अपने गुड्स चढ़ा दिए रेलवे ट्रेन में कि वो ट्रांसपोर्ट हो जाए फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, एंड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऐसा हो गया कि वो जो गुड्स है वो गुड्स क्या हो गया, मिसप्लेस हो गया या वो गुड्स घूम गया। ओके, लॉस ऑफ गुड्स हो गया। जो लॉस ऑफ गुड्स है वो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर हो जाएगा। जब आपने वो गुड्स चढ़ाया फॉर कैरेज इन द ट्रेन, इन द रेलवे ट्रेन, एट दैट टाइम इटसेल्फ यू वुड हैव गॉट इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट विद द रेलवे कंपनी। ओके, सो उसका जो ब्रीच हुआ, उसका जो लॉस ऑफ गुड्स हुआ, वो किस में कवर हो जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। लेकिन अगर किसी पैसेंजर्स को नेग्लिजेंस की वजह से क्या हुआ, इंजरी हुआ, तो इन दैट केस वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं कवर करेगा, वो कहाँ पे कवर करेगा, लॉ ऑफ टॉर्ट में कवर करेगा, और उसे टॉर्ट करके बोला जाएगा, और उसके अगेंस्ट क्या मिलेगा, इंजर्ड पार्टीज को कॉम्पेंसेशन अवार्ड किया जाएगा। ओके, सो ये एक एग्जाम्पल याद रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ए पेशेंट वाइल गेटिंग ऑपरेटेड हिज इंजुरीज गॉट सीरियसली इंजर्ड ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द सर्जन। ओके, अभी यहाँ पे क्या हुआ है, कोई एक पर्सन
का एक्सीडेंट हो गया, उसे कुछ इंजरीज हुआ, उस इंजरीज़ के लिए उसको क्या करना पड़ा, उसको सर्जरी करना पड़ा, और वो सर्जरी में भी अलग से क्या हो गया, नेग्लिजेंस ऑफ द सर्जन की वजह से एडिशनल इंजरीज हो गया। ओके, तो ये जो नेग्लिजेंस ऑफ द सर्जन है, इसको हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी मानेंगे और हम इसको क्या करके मानेंगे, हम इसको टॉर्ट करके भी मानेंगे। तो दोनों तरफ से लायबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स बिकॉज हिज नेग्लिजेंस कॉज्ड हार्म टू अदर पर्सन विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। तो ये केस में क्या है, ये केस में एक तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है और क्या है, नेग्लिजेंस भी है। अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो वहाँ पर क्या बोलता है, नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है और ब्रीच ऑफ, और हम लोग बोलेंगे कि लॉ ऑफ टॉर्ट भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस। ओके, सो ये हो गया हमारे कुछ एक एग्जाम्पल्स यहाँ पे कवर इन टर्म्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट और द मीनिंग ऑफ टॉर्ट के बारे में। आगे हमको देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि काइंड्स ऑफ टॉर्चियस लाइबिलिटीज़। टॉर्चियस लाइबिलिटीज़ कैसे कैसे टाइप के हैं, तो उसमें जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है वो है लाइबिलिटी अगेंस्ट सिविल रॉन्ग इन जनरल। तो ये हर एक जो लाइबिलिटी है इसे हम अभी समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में वन बाय वन विथ ऑल दी scenarios and the examples also. First one is that liability against civil wrong in general. Okay. Second is strict or absolute liability. Third is vicarious liability, and the fourth is vicarious liability of the state. So let's go through it one by one. Okay. सबसे पहला वाला कौन सा है, liability against civil wrong in general. ठीक है, इन जनरल मतलब क्या, सिविल रॉन्ग हो गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है सामने वाले पार्टी को, जो कंडीशंस है, जनरल कंडीशंस है, वो कौन सा है, लेट्स गो थ्रू इट। फर्स्ट वाला कंडीशन ये है कि जो भी एक्ट किया गया है वो एक्ट कैसा होना चाहिए, वो एक्ट होना चाहिए रॉन्गफुल एक्ट। वो एक्ट कैसा होना चाहिए, रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। अच्छा, ये एक्ट भी हो सकता है या ओमिशन भी हो सकता है। ओमिशन मतलब क्या, आपका एक लीगल ड्यूटी था कि आपने एक पर्टिकुलर चीज़ करना चाहिए था और आपने वो नहीं किया, इसके वजह से सामने वाले पार्टी को क्या हो गया, कुछ ना कुछ लीगल डैमेज हो गया या लीगल इंजरी हो गया या उसका कोई लीगल राइट क्या हो गया, इन्फ्रिंज हो गया, तो दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर टॉर्ट। ओके, सो इसमें सबसे पहला क्या है, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ द डिफेंडेंट। ओके, डिफेंडेंट मतलब क्या, जो भी पर्सन जो ये एक्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिफेंडेंट बोलेंगे, और जो पर्सन ये एक्शन लेके आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेंटिफ बोलेंगे। ये सिविल प्रोसीजर कोड में ये कवर किया जाता है, प्लेंटिफ कौन है और डिफेंडेंट कौन है। सो द पर्सन हु इज इंस्टीट्यूटिंग ए सूट इज ए प्लेंटिफ एंड द पर्सन अगेंस्ट हुम इट इज इंस्टीट्यूटेड इज द डिफेंडेंट। ओके, द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट रिजल्ट इन द कॉजिंग ऑफ लीगल डैमेज। तो ये जो भी रॉन्गफुल एक्ट, एक तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, रॉन्गफुल एक्ट था। सेकंड पॉइंट क्या है, उससे क्या हुआ रहना चाहिए, लीगल डैमेज हुआ रहना चाहिए। और थर्ड क्या है, उस लीगल डैमेज के लिए इस पर्टिकुलर एक्ट के अगेंस्ट एक लीगल रेमेडी भी होना चाहिए। सो रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन को हम लोग क्या करेंगे, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ एन एक्ट विच इज़ लीगली रॉन्गफुल। सो एक्ट विच इज़ लीगली रॉन्गफुल एज अगेंस्ट पर्सन कंप्लेनिंग। ठीक है, प्रीजुडिशियली अफेक्ट्स द लीगल राइट्स और इंटरेस्ट, देन इन दैट केस मतलब क्या किया, जो भी रॉन्गफुल एक्ट हो गया, लीगली रॉन्गफुल एक्ट हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, लीगल राइट्स या इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ किसी पर्सन का, देन सच पर्सन क्या कर सकता है, वो लीगल राइट्स जिसका वायलेट हुआ है वो पर्सन क्या कर सकता है, उस पर्सन के पास राइट ऑफ एक्शन होगा। वो दैट पर्सन कैन ब्रिंग एंड क्या बोलते हैं उसको, सूट बोलो या एक केस बोलो अगेंस्ट द पर्सन हु हैज़ वायलेटेड सच लीगल राइट्स। ओके, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि लीगल राइट्स वायलेट तो हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस केस में डैमेजेस भी हुआ होगा, इस केस में लॉस भी हुआ रहेगा इस लीगल राइट को क्या करने की वजह से, वायलेट करने की वजह से। सो वेदर लॉस रिजल्ट्स और नॉट, ही हैज़ अ राइट ऑफ एक्शन। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, यहाँ पे दो केस लॉज है जिनको हमको पढ़ना है। पहला केस लॉ कौन सा है, ग्लासगो कॉर्पोरेशन वर्सेस टेलर। Okay, and the second one is General Cleaning Corporation versus Christmas. चलो let's get to the module and read the case laws. Okay, so here it is. So ये case laws में क्या बोल रहा है हमको अभी, a corporation failed to put proper fencing to keep children away from a poisonous tree and a child plucked and ate the fruit of the same tree and died. Court held corporation liable for such omission. ये कौन सा case law है, ग्लासगो कॉरपोरेशन वर्सेस टेलर।
ये एक अलग पर्टिकुलर केस लॉ में क्या हुआ, जो कॉरपोरेशन था उसने क्या एक उसका ड्यूटी था कि प्रॉपर फेंसिंग करना चाहिए ऐसे ट्री में कोई भी पर्सन क्या नहीं करे, वो फ्रूट जो पॉइजनस है उस पर्टिकुलर ट्री का उसको कंज्यूम ना करे, ठीक है। लेकिन ये जो ड्यूटी था उसमें वो कॉरपोरेशन क्या हो गया, फेल हो गया, उन्होंने फेंसिंग प्रॉपरली नहीं किया एंड अनफॉर्चुनेटली कोई एक बच्चा है जो आके उसमें से वो फ्रूट खा लिया। सो इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट द कॉरपोरेशन failed in its duty of proper fencing and was liable for such omission, and hence the corporation had to pay compensation in this case to the plaintiff. Okay, so this was the case of Glasgow Corporation versus Taylor. दूसरा सेकेंड केस लॉ यहाँ पे ये है जनरल क्लीनिंग कॉरपोरेशन वर्सेस क्रिसमस। इसमें क्या है, एम्प्लॉयर जो है ओके एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग टाइप का एम्प्लॉयर है कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, और वहाँ पे उसने क्या किया, जो वर्कर्स काम करते हैं उनको सेफ्टी बेल्ट नहीं दिया, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, एक आध एक एम्प्लॉई है, वो एम्प्लॉई गिरने की वजह से ही हैड सफर्ड इंजुरीज। इन दिस केस ऑल्सो एम्प्लॉयर शैल बी लायबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच ओमिशन। ओके, सो ये दोनों केस लॉस आप पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो। बोथ आर रिलेटेड टू द रॉन्गफुल एक्ट के बारे में। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है लीगल डैमेजेस होना चाहिए। सो ये फर्स्ट कंडीशन था रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन वाला, ओके रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन वाला। अब सेकेंड वाला कौन सा है, लीगल डैमेजेस। सो जो भी रॉन्गफुल एक्ट है उसके वजह से सामने वाले पार्टी को क्या हुआ रहना चाहिए, लीगल डैमेज हुआ रहना चाहिए। अब लीगल डैमेज मतलब क्या है, क्या हर डैमेज क्या उसे हम लोग लीगल डैमेज करके बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे। नॉट एवरी डैमेज इज़ अ लीगल डैमेज। फर्स्ट पॉइंट ये समझने वाली बात है, ओके। सेकंड क्या है, देयर शुड बी लीगल इंजरी और इन्वेजन ऑफ ए लीगल राइट और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए लीगल राइट, ठीक है। देन ओनली वी विल से दैट इट इज़ अ टॉर्ट एंड विच कैन बी एक्टेड अपॉन, ओके। अगर ये एब्सेंट है, अगर क्या एब्सेंट है, लीगल इंजरी नहीं हुआ है, लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है, लीगल राइट का इन्वेजन नहीं हुआ है, देन इन दैट केस नो एक्शन लाइज, ओके। दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर नाउ। लेकिन ये अगर एग्जिस्ट करता है तो देन इन दैट केस मतलब लीगल इंजरी हुआ या लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ, तो इन दैट केस सामने वाले पार्टी को कोई डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है, लॉस हुआ है या नहीं हुआ है, बट उसको क्या करके मान लिया जाएगा, उसको टॉर्ट करके मान लिया जाएगा, ओके। सो इफ इट एग्जिस्ट देन द एक्शन लाइज इवन दो नो डैमेज इज कॉस्ट। लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल समझो मेरे को वोटिंग का राइट है ना, वोटिंग का राइट है मेरा, लेकिन मेरा वोटर्स लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं आया, उसके वजह से वो नेग्लिजेंस ऑफ द ऑफिसर की वजह से क्या हो गया, मेरा वोटिंग राइट वॉज इन्फ्रिंज्ड, माई वोटिंग राइट वॉज वायलेटेड एंड आई कुड नॉट वोट इन दी वोटिंग प्रोसेस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ओके। नाउ व्हाट हैपन बिकॉज ऑफ दिस, इससे क्या मुझे कुछ नुकसान हुआ है क्या, मुझे मेरा राइट इन्फ्रिंज हो गया, मेरा राइट वायलेट हो गया, बट मैं जिस पार्टी को मैं वोट देना चाहता था वही पार्टी जीत गई, तो क्या मुझे कोई नुकसान हुआ क्या, एज सच मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसे टॉर्ट में क्या किया जाएगा, क्लासीफाई किया जाएगा, क्योंकि इस केस में क्या हो गया, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट हुआ है, और वो जो डैमेज हुआ उस डैमेज के लिए मुझे कॉम्पनसेशन के लिए मैं टॉर्ट में आई विल हैव ए क्या बोलते उसको कॉज ऑफ एक्शन मेरे पास अवेलेबल होगा, ओके। एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका जो कॉज ऑफ एक्शन है वो पेक्यूनरी बेसिस पे हो, ओके, दैट इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी। सो लीगल डैमेज के बारे में ये पार्ट आई होप कि आपको समझ में आया है। इसको और थोड़ा आगे लेके जाके एक्सप्लेन किया गया है मॉड्यूल में, जहाँ पे 2 लीगल मैक्सिम्स को कोट किया है और उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहला लीगल मैक्सिम है डैमनम सिने इंजुरिया, ये दोनों को एक साथ में ही समझना है, डैमनम सिने इंजुरिया, और दूसरा है इंजुरिया सिने डैमनम, ओके। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले डैमनम सिने इंजुरिया, सिने मतलब क्या, विदाउट, सिने मीन्स विदाउट, डैमनम मीन्स डैमेजेस, इंजुरिया मीन्स इंजुरी, ओके। सो डैमेज विदाउट इंजुरी, और सेकेंड वाला कौन सा, इंजुरी विदाउट डैमेज। अब देखो जहाँ पे भी डैमेज हुआ लेकिन कोई लीगल इंजुरी नहीं हुआ तो वहाँ पे टॉर्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। इंजुरी, लीगल इंजुरी होना ज़रूरी है, खाली डैमेज होने से यू कैन नॉट से दैट इट इज़ एन टॉर्ट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर समझो मेरा बिजनेस है, ओके, एक पर्टिकुलर एरिया में मेरा बिजनेस है, बिजनेस ऑफ से अगरबत्ती का बिजनेस है,
ठीक है, और बहुत अच्छा चल रहा है मेरा बिजनेस, मेरा 1 करोड़ का मेरा टर्नओवर होता है मंथली बेसिस पे इन दैट बिजनेस। ओके, कल को कोई दूसरा पर्सन आ जाता है और वहीं पे क्या कर देता है कि अगरबत्ती का बिजनेस चालू कर देता है। ओके, मेरे ही एरिया में चालू कर देता है। इस वजह से क्या हो गया, मेरा जो टर्नओवर है 1 करोड़ पर मंथ से डाउन हो गया टू 75 लैक्स पर मंथ। तो 25 लैक्स का क्या हो गया, मुझे मुझे 25 लैक्स का क्या हो चुका है, मुझे लॉस हो चुका है, डैमेजेस हो चुका है बिकॉज ऑफ हिम कमिंग इन टू दी मार्केट। नाउ क्या ये इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ कि उसने क्या कर दिया, उसने बिजनेस चालू कर दिया, क्या उससे मेरा कोई लीगल इंजरी हुआ, क्या मुझे मेरा कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ क्या? नहीं, वो तो अपना राइट के हिसाब से वो बिजनेस कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे राइट दिया है कि ही कैन perform any kind of business activity at any place. Okay, so that does not infringe my legal injury, but there is damages. तो डैमनम damages हुआ, लेकिन इंजरी हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इन दैट केस इट इज़ नॉट अ टॉट एंड देयर इज नो एक्शन विच वुड लाई अगेंस्ट दैट पर्सन। ठीक है, इसमें हमें एक ग्लॉचेस्टर ग्रामर स्कूल केस करके दिया हुआ है। वी विल गो थ्रू दैट केस फर्स्ट। ओके, सो ये देखो मॉड्यूल में क्या दिया हुआ है हमें, मॉड्यूल में दिया है मैक्सिम मीन्स दैट, लेट अस रीड द टेक्स्ट ऑफ द मॉड्यूल ऑल्सो। मैक्सिम मीन्स दैट इन ए गिवन केस ए मैन मे हैव सफर्ड डैमेज एंड येट हैव नो एक्शन इन टॉट। मतलब डैमेजेस हुआ लेकिन कोई एक्शन नहीं है टॉट में, बिकॉज द डैमेज इज नॉट टू एन इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय लॉ ऑफ टॉट्स। सो इट वॉज नॉट ए लीगल इंजुरी विच हैज़ बीन प्रोटेक्टेड बाय लॉ ऑफ टॉट अनलेस, यहाँ पे क्या बोलता है, कॉजिंग डैमेज, देयरफॉर कॉजिंग डैमेज हाउएवर सब्सटेंशियल टू अनदर पर्सन इज नॉट एक्शनेबल इन लॉ अनलेस देयर इज अ वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ द प्लेंटिफ। तो मेरा यहाँ पे कोई भी लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ था, हेंस इट इज़ नॉट ए टॉट। सो डैमनम सिने इंजुरिया में क्या है, इट टॉट इज नॉट एप्लीकेबल, टॉट नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ये पार्ट क्लियर है। अब देखो ये केस लॉ हम लोग गो थ्रू करते हैं विच इज़ ग्लॉचेस्टर ग्रामर स्कूल केस। अभी ये सिमिलर जो मैंने एग्जांपल दिया, सिमिलर केस लॉ है ये। यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिफेंडेंट जो है वो इस पर्टिकुलर स्कूल में क्या करता था, टीचर करके काम करता था। ठीक है, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसका खुद का स्कूल फिर चालू कर दिया। सॉरी, जैसे ही उसने खुद का स्कूल चालू कर दिया, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट थे जो प्लेंटिफ के स्कूल के थे वो सब छोड़ के क्या कर दिया, एनरोल कर दिया इन दिस टीचर स्कूल। ठीक है, टीचर के स्कूल में उन्होंने एनरोल कर दिया। इसके वजह से जो स्कूल है उसे काफ़ी भारी नुकसान सहना पड़ा। ठीक है, नाउ अगेन द सेम एग्जाम्पल जैसे ये कि ये क्या, इस स्कूल का कहीं पे भी लीगल राइट इंजर हुआ है क्या? नहीं हुआ है। कोई लीगल डैमेजेस है क्या? नहीं है। ये बिजनेस डैमेजेस है, दिस आर नेचुरल डैमेजेस। कोई भी एंट्रेंट अगर आएगा आपके बिजनेस में तो वो कुछ ना कुछ मार्केट शेयर तो खाएगा ही खाएगा। सो इन दैट केस ये पर्टिकुलर केस में क्या क्या कहा गया, कोर्ट हेल्ड दैट डिफेंडेंट इज नॉट लायबल बिकॉज कॉम्पिटिशन इज नो ग्राउंड ऑफ एक्शन इवन दो मॉनेटरी लॉस इज कॉस्ट। ये वाला केस लॉ आपको याद रखना ही रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मैं इसको मार्क कर देता हूँ। सो दिस वॉज डैमनम सिने इंजुरिया। दूसरा वाला कौन सा है, दूसरा वाला मैक्सिम है इंजुरिया सिने डैमनम। इंजुरिया सिने डैमनम मतलब क्या, इंजुरी हुआ लेकिन डैमेजेस नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि अगर डैमेजेस नहीं भी हुआ रहेगा तो भी क्या हुआ है, लीगल इंजुरी हुआ है। लीगल इंजुरी हुआ है मतलब क्या हुआ है, इन दैट केस द पर्सन का कुछ ना कुछ लीगल राइट को क्या कर दिया, लीगल राइट को इन्फ्रिंज किया हुआ है, वायलेट किया हुआ है। इन दैट केस ऑल्दो देयर इज नो डैमेजेस देयर विल बी एक्शन विच विल लाई एंड यहाँ पे टॉट विल बी एप्लीकेबल, टॉट विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, जैसे मैंने अभी अभी एक एग्जांपल दिया आपको वोटिंग का, मैं जिस पार्टी को वोट देने वाला था वही पार्टी जीती, तो मुझे एज सच कोई डैमेज तो हुआ नहीं इससे, लेकिन मेरा वायलेशन ऑफ राइट हो गया एंड फॉर विच आई कैन आस्क फॉर कॉम्पेंसेशन इन दी लॉ ऑफ टॉट्स। ओके, इसके लिए एक केस लॉ है जिसका नाम है एशबी वर्सेस वाइट। सो लेट अस लुक एट दैट केस लॉ ऑल्सो। सो एक बार इसका टेक्स्ट भी हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है ये मॉड्यूल, क्या कह रहा है इसमें, इंजुरी विदाउट डैमेज, इंजुरी विदाउट डैमेज। ठीक है, वेयर देयर इज नो डैमेज रिजल्टेड येट इट इज़ एन इंजुरी और रॉन्ग इन टॉट। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोलता है, इंजुरिया सिने डैमनम कवर्स सच केसेस एंड एक्शन
lies when the right is violated even though no damage has occurred. ये क्या बोल रहा है? एक्शन लाइज. एक्शन लाइज मतलब क्या? आप फिर भी एक्शन ले सकते हो, आपके पास कॉज ऑफ एक्शन है, आप क्या कर सकते हो? कॉम्पनसेशन के लिए फिर भी मांग सकते हो, क्योंकि आपका राइट क्या हो चुका है? वायलेट हो चुका है, ऑल्दो आपको कोई डैमेजेस नहीं हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, एक्ट ऑफ ट्रेसपासिंग अबाउट अपॉन अनदर पर्सनस लैंड इज एक्शनेबल. जैसे मेरा एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी में मैंने क्लियरली लिखा है ट्रेसपासर्स आर प्रोहिबिटेड, मतलब कोई पर्सन ये प्रॉपर्टी पे आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई पर्सन क्या कर दिया? मेरे प्रॉपर्टी पे आ गया, तो इस केस में क्या मुझे कोई डैमेज हुआ? क्या कोई डैमेज नहीं हुआ, बट ओनली थिंग इज दैट ही हैज ट्रेसपास्ड इनटू माय प्रॉपर्टी विच इज़ ए लीगल राइट दैट आई हैड क्लियरली स्पेसिफाइड. इन दैट केस क्या हो जाएगा? एक्शन विल लाई अगेंस्ट दैट पर्सन. ठीक है. सो इसमें ये जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे वो क्या था? एशबी वर्सेस वाइट वाला केस. अभी एशबी वर्सेस वाइट वाला केस जो है ना, वो सेम टू सेम मेरा वो जो वोटिंग वाला जो एग्जांपल मैंने दिया सेम टू सेम है, आप इसको पढ़ लेना एक बार, बट केस लॉ का नाम याद रखना, एशबी वर्सेस वाइट. ओके. सो आई एम मूविंग एड टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द जनरल कंडीशन. तो 2 पॉइंट हमने पढ़ा. पहला पॉइंट क्या था? रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन होना चाहिए. दूसरा पॉइंट क्या है? लीगल डैमेजेस होना चाहिए. एंड द थर्ड पॉइंट वाज लीगल रेमेडी. तो लीगल रेमेडी के बारे में हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ते हैं. लीगल रेमेडी में क्या दिया है कि हम लोग जो फर्स्ट डेफिनेशन से हम लोग पढ़ते आ रहे, सैलमन ने भी उसके डेफिनेशन में बोला था, क्या बोला था उसने? कि एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेज. अनलिक्विडेटेड क्या है? ये हमको ऑलरेडी पता है अभी. क्या है अनलिक्विडेटेड? मतलब विच इज़ नॉट फिक्स्ड, विच इज़ नॉट प्री डिटरमाइंड, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अनअसर्टेंड. ओके. सो और क्या रेमेडीज़ है? आगे हम लोग रेमेडीज़ का एक लास्ट में एक टॉपिक ऑल टुगेदर आता है रेमेडीज़ के बारे में. यहाँ पे खाली आई एम जस्ट गिविंग ए जिस्ट ऑफ इट कि एक तो यू कैन टेक एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, अदरवाइज सेल्फ डिफेंस या सेल्फ हेल्प से भी कर सकते हैं. सेल्फ हेल्प मतलब यहाँ पे एक आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे ट्रेसपासर्स का बात किया हमने अभी, कोई पर्सन समझो ट्रेसपास कर लिया मेरे प्रॉपर्टी में, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं खुद उसको क्या कर सकता हूँ? वहाँ से एविक्ट कर सकता हूँ. मुझे कोई डैमेजेस तो हुआ नहीं है, मैं उसको क्या कर सकता हूँ? वहाँ से हटा सकता हूँ, या तो उसको मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से बाहर जाने के लिए वार्निंग देके, अगर वो फिर भी नहीं जा रहा तो मैं कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स यूज़ करके उसको मेरे प्रॉपर्टी से बाहर कर सकता हूँ. दैट रेमेडी इज कॉल्ड एज सेल्फ हेल्प. ओके, क्लियर हो गया. फिर आप इंजंक्शन का यूज़ कर सकते हो. इंजंक्शन मतलब क्या है? आप कोर्ट के पास अप्लाई कर सकते हो कि किसी पर्सन को एक पर्टिकुलर एक्ट करने से रोकने के लिए. ओके. फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी. किसी पर्सन ने आपका प्रॉपर्टी क्या कर लिया है? रॉन्गफुली पोजेस कर लिया है, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो? वो प्रॉपर्टी को वापस आप अपने पोजेशन में ले सकते हो. तो ये कई सारे अदर रेमेडीज़ बेसिकली this is like the judicial remedy. This is classified as judicial remedy, and these are the extrajudicial remedies. ये आगे एक टॉपिक आएगा, वहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा. ओके. सो आई विल स्टॉप ओवर हियर currently, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट जो वीडियो मैं करूँगा उसमें मैं आगे का टॉपिक्स भी अपलोड कर दूंगा. सो आई होप दिस लेक्चर हैज़ बीन यूजफुल टू यू. प्लीज़ गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स ऑफ द लॉ ऑफ टॉट टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ टॉट कम्प्लीटली. मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर या वन मोर लेक्चर में ये पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा. तो आई वुड वांट टू कीप माय लेक्चर्स शॉर्टर so that we do not really make it very very long kind of like. In case of any doubts that you have, do drop in the comment box. At the same time, do share, like and subscribe the channel if you do find this particular video or other videos of mine useful. Thanks a lot.